हेलो दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने YouTube पर आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपके बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सिलेबस को कंप्लीट करवा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है उसको भी हम कवर कर रहे हैं। और जैसे हमारे चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर जिस प्रकार से टॉपिक्स दिए हुए और उस टॉपिक्स के अनुसार हमारी पिछली एग्जाम्स के अंदर जो जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सब क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते हैं और उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सिलेबस को कवर करते हैं। दोस्तों, उसी सीरीज के अंदर हमारी लास्ट क्लास के अंदर हमने चुंबक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों, आज भी हम उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज के सेशन का हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चंस हमारी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है वो चुंबकीय पदार्थों के प्रकार से पूछा गया है कि आपके जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या? चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है आपका लोह चुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इनको हम इंग्लिश में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जानते हैं। तो आपके जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, फेरो, पैरा और डाया। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही दे रखा है फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? आपके चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चंस का आपका जो पहला आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका ए वाला ऑप्शन इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अब इस क्वेश्चंस का आंसर तुमको पता चल गया कि ये जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन इन मटेरियल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हमारी एग्जाम्स के अंदर बन सकते हैं। यानी कि इस टॉपिक से जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस पूछा जाए, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उन सब क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, उनका आंसर क्या रहेगा, उसके बारे में हम क्या करते हैं, बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के? तो चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबकीय पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसमें पहला आता है आपका कौन सा? लोह चुंबकीय पदार्थ। पहला कौन सा आता है आपका? लोह चुंबकीय पदार्थ। इसको अपन लिखते हैं क्या? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे इसको? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा जो होता है आपका वो होता है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा कौन सा होता है आपका? अनुचुंबकीय पदार्थ। और इसको हम लिखते हैं क्या? पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा कौन सा हो गया आपका? अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और तीसरा जो प्रकार है वो है आपका कौन सा? प्रति चुंबकीय पदार्थ। कौन सा है? प्रति चुंबकीय पदार्थ यानी कि डाया मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब अपन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि इन तीनों के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, इन तीनों की क्या क्या विशेषता होती है। अगर बात करें अपन पहले पदार्थ की, लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर कौन कौन आता है? तो एक तो आता है लोहा। कौन आता है? एक लोहा। एक आता है निकिल। क्या आता है? निकिल। और तीसरा आता है कोबाल्ट। लोहा, निकिल और कोबाल्ट, और इनसे बनने वाली मिश्र धातुएं, ये सब किसके अंदर आती है? आपके लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर आती है। दूसरी क्या विशेषता होती है? ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनकी चुंबकशीलता का मान। क्या? इनकी चुंबकशीलता। तो इनकी चुंबकशीलता का मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। क्या होता है? एक से बहुत अधिक।
चुंबकशीलता क्या होती है इनकी, 1 से क्या होती है आपकी बहुत ही अधिक, यानी कि 100 से लगभग कितनी होती है आपकी 1000 तक होती है। किनकी, लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ है, इनको क्या करते हैं अपन जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, क्या करते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या करते हैं, स्वयं क्या बन जाते हैं चुंबक, स्वयं क्या बन जाते हैं आपके चुंबक, यानी कि ये क्या बन जाते हैं खुद चुंबक बन जाते हैं, प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं ये चुंबकित बन जाते हैं। और इनके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, इनके अंदर क्या पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, वो हमारे क्या होता है समान होता है। हमारा जो बाहर का चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, जिस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इनको रखा जाता है, उस चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक तो ये स्वयं चुंबक बन जाता है, और फिर चुंबक बनने के पश्चात इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और हमने जो जिस चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा था, उन दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या रहती है आपके समान रहती है। तीसरा याद रखना है, इनके अंदर क्या होता है ससेप्टिबिलिटी, क्या ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी यानी कि चुंबकीय संवेदना। क्या होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंबकीय संवेदना, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी इसका मान क्या होता है, तो ससेप्टिबिलिटी का मान होता है धनात्मक, क्या होता है धनात्मक, और 1 से क्या होता है आपका अधिक होता है, 1 से क्या होता है आपका अधिक। तो इनकी ससेप्टिबिलिटी का उदाहरण मान क्या होता है धनात्मक होता है, और 1 से क्या होता है आपका अधिक होता है। तो याद रखना आपका लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत अधिक होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्वयं चुंबक बन जाते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र के समान ही क्या करते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ये ससेप्टिबिलिटी है ना, ससेप्टिबिलिटी यानी कि चुंबकीय संवेदना का मान, इसको अपन कैसे लिखते हैं, ससेप्टिबिलिटी को किससे लिखते हैं कैसे, तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी या चुंबकीय संवेदना है उसका मान धनात्मक, और क्या होता है 1 से क्या होता है आपका अधिक होता है। ये तो कौन से हो गए आपके लोह चुंबकीय पदार्थ। दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण आते हैं क्या, एल्यूमिनियम, क्या आता है एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, क्या हो गया प्लेटिनम, क्रोमियम, क्रोमियम, टंगस्टन, और क्या ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्सीजन। ये सब किसके उदाहरण है आपके अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण। आपको ये उदाहरण याद रखने, आपके एग्जाम्स के अंदर ज्यादातर पूछा जाता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, लोह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण कौन से हैं। तो आपको ये उदाहरण जरूर याद रखने। उदाहरण के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान कितना होता है, 1 से कम, 1 से थोड़ा अधिक, 1 से बहुत अधिक। तो क्या होता है लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान 1 से क्या होता है बहुत अधिक। आपसे पूछा जा सकता है कि लोह चुंबकीय पदार्थों की ससेप्टिबिलिटी यानी कि चुंबकीय संवेदना का मान कैसा होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या फिर 1 से कम। तो क्या आ जाएगा धनात्मक होता है, और 1 से क्या होता है आपका अधिक। आपसे पूछा जा सकता है कि लोह चुंबकीय पदार्थों के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा कैसे होती है, तो लोह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है आपके समान होती है। तो दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण आपके सामने। ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थों की अगर चुंबकशीलता का मान देखें तो इनका मान क्या होता है 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर, या फिर बोल सकते हैं 1 से थोड़ा अधिक, 1 से थोड़ा अधिक। चुंबकशीलता का मान क्या होता है 1 से थोड़ा सा अधिक होता है, ज्यादा अधिक नहीं होता। बहुत अधिक के अंदर तो कौन आ गया लो, 1 से क्या होता है थोड़ा सा अधिक। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होते हैं ये कम चुंबकित होते हैं, क्या होते हैं कम चुंबकित होते हैं, क्या होते हैं कम चुंबकित। और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा इनके अंदर भी समान दिशा में होगा, कम होंगे। भाई चुंबकीय क्षेत्र पैदा तो होगा लेकिन क्या होगा बहुत ही कम पैदा होगा। आपके जो ससेप्टिबिलिटी है उसका मान क्या होता है, तो इसके अंदर भी ससेप्टिबिलिटी का मान धनात्मक होता है, और 1 से क्या होता है आपका कम होता है। धनात्मक होता है लेकिन 1 से क्या होता है आपका कम होता है। ये हो गया कौन सा आपका अणु। और तीसरा आता है वो कौन सा है आपका
प्रति चुंबकीय पदार्थ, जिसे अपन डाई मैग्नेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं क्या? तांबा, क्या हो गया आपका? तांबा। चांदी, क्या हो गया? चांदी। सोना, सोना हो गया। बिस्मिथ, क्या आपका? बिस्मिथ। और एंटीमन, ये सब किसके उदाहरण है? तो ये सब है उदाहरण किसके? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो आपको याद रखना, जो तांबा होता है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर आता है, जबकि जो एल्यूमिनियम होता है वो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर आता है। चांदी, सोना, बिस्मिथ, एंटीमनी, ये सब किसके उदाहरण है? आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। अब इनकी चुंबकशीलता का अगर हम मान देखें तो इनकी चुंबकशीलता का महत्व है वो होता है, क्या होता है? बहुत ही कम होता है। चुंबकशीलता का मान क्या होता है? बहुत ही कम। ये जो चुंबकशीलता जो इसके अंदर अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता जो एक से थोड़ी सी अधिक थी, तो इसकी चुंबकशीलता का मान बहुत ही कम, या फिर हम बोल सकते हैं क्या होता है? ऋणात्मक होती है। चुंबकशीलता क्या होती है? ऋणात्मक। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या करते हैं? विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। क्या? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या करते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। अब विपरीत दिशा में जब चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेंगे तो हमने जो बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया था उसके मान को भी ये क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देते हैं? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देते हैं? ये कम कर देते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देते हैं? ये कम। तीसरा, इनके अंदर जो ससेप्टिबिलिटी होती है, चुंबकीय संवेदना, यानी कि जो के है उस के का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। के का मान क्या होता है आपका? ऋणात्मक होता है। क्या होता है आपका? ऋणात्मक। तो ये चुंबकीय पदार्थ आपके कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इनके उदाहरण ये क्या है? इनके उदाहरण इंपोर्टेंट है, आपको सारे के सारे उदाहरण याद होने चाहिए कि लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण कौन से हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण कौन से, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण कौन से। ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं आपको, ये तीनों चारों विशेषताएं आपको इसमें के अंदर क्या रखनी है? याद रखनी है। अगर ये सारी चीजें आप याद रख के फिर आप एग्जाम्स के अंदर जाते हो तो इस वाले टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। अब देखिए, आगे जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो सारे इस वाले पोर्शन से आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यहां से चाहे आपको और क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप ये वाला क्वेश्चन कर ले तो आपका एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पर देखिए कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आप ये ना समझे कि आपका यहाँ पर कम क्वेश्चंस कराए जा रहे, हम यहाँ पर कम क्वेश्चंस नहीं करा रहे, हम आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आपका थ्योरेटिकल पोर्शन सॉलिड कर रहे हैं, जिससे एक क्वेश्चन, अभी स्क्रीन पे तो मैंने सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करवाया, लेकिन इसी क्वेश्चंस को अगर वो कैसे भी घुमा के पूछे तो वहां से सारे के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से अटेम्प्ट कर जाओगे। अभी अगला क्वेश्चन देखो, क्या है? निम्न में से किस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान सबसे अधिक होता है? क्या पूछा है आपसे? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसकी चुंबकशीलता का मान, चुंबकशीलता का मान सबसे अधिक होता है? तो देखिए, कौन से पदार्थ की चुंबकशीलता का मान सबसे अधिक होता है? तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उन लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान सबसे ज्यादा होता है। ये वाला चीज इस पे आ गया क्वेश्चन पे। उदाहरण आपको याद रखने, देखिए इसको मिटा दूं मैं क्योंकि क्वेश्चन साफ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, उदाहरण आप एक बार नोट कर लेना, एक बार नोट करना चाहो नोट कर लो, मैं बैक कर देता हूं इसको। ये देखो, ये उदाहरण आपको याद रखने, लोहा, निकिल, कोबाल्ट लोहे के अंदर आता है, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, टंगस्टन, ऑक्सीजन ये किसके अंदर आता है? अणु के अंदर, तांबा, चांदी, सोना, बिस्मिथ, एंटीमनी ये इसके अंदर आता है। ये सारे उदाहरण आप क्या कर लो? नोट कर लो। ठीक है, अब मैं इन उदाहरणों को मिटा रहा हूं क्योंकि इन उदाहरणों के ऊपर हमारा क्या आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है, हमको क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां से क्या कर देता हूं? इसको मिटा देता हूं। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए अपना। ठीक है, अब दिख जाएगा, अभी भी आ रहा है नीचे ये वाला पोर्शन। अब देखिए, निम्न में से किस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान सबसे अधिक होता है?
तो देखिए इन तीनों में से चुंबकशीलता का मान सबसे अधिक किसका था? लौह पदार्थ की। लौह पदार्थ की चुंबकशीलता का मान 1 से क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। और लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? तो लोहा, निकिल और कोबाल्ट, ये तीन पदार्थ किसके अंदर आते हैं? आपके लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर। तो अगर आपको लोहा, निकिल, कोबाल्ट अगर इन तीनों में से कोई भी एक दिख रहा है तो वो ही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए तांबा, तांबा कौन से पदार्थ के अंदर आता है? तांबा आता है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर। सोना, सोना भी किसके अंदर आता है? आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर। लेकिन जो लोहा होता है वो किसके अंदर आता है? आपका लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर आता है। और लोह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है उसका मान 1 से क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किसके अंदर आता है? आपका अनुचुंबकीय पदार्थों में आता है। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? 1 से थोड़ा सा अधिक होता है। लेकिन ये तो क्या हो रहा है? सबसे अधिक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक किसकी होगी? लोह चुंबकीय पदार्थ। और लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर लोहा, निकिल और कोबाल्ट ये पदार्थ आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के? ये तो हो गया आपके फेरो, पैरा, डाया, मैग्नेटिक, ये हो गया। अगला देखिए, किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ के अंदर शैथिल्य हानि न्यूनतम की जा सकती है? क्या किस पदार्थ के अंदर शैथिल्य हानि यानी कि हिस्टैरिसीस हानि की बात कर रहा है कि कौन से पदार्थ के अंदर हिस्टैरिसीस हानि का मान कम होगा? उस पदार्थ के अंदर ऐसी क्या विशेषता होनी चाहिए कि उसके अंदर हिस्टैरिसीस हानि का मान कम हो जाए? पहला दे रखा है जिसकी धारणशीलता उच्च हो। अगर जिन पदार्थों की धारणशीलता उच्च होती है यानी कि रिटेंटिविटी या धारणशीलता का मान अधिक होता है, उन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। उन पदार्थों के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व का मान अधिक होता है। और जिन पदार्थों के अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व का मान अधिक होता है उन्हें हम स्थायी चुंबक के निर्माण में प्रयोग करते हैं। तो जिन पदार्थों की धारणशीलता अधिक होगी तो उनका तो हम किसमें करेंगे? अपन स्थायी चुंबक बनाने वाले पदार्थों के रूप में उसका उपयोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा सही नहीं है, इससे शैथिल्य हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, जिसकी प्रतिरोधकता उच्च हो। प्रतिरोधकता उच्च होने से तो उसके अंदर क्या होगा? धारा का प्रवाह कम होगा, उससे शैथिल्य हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शैथिल्य हानि विद्युत धारा के मान पर निर्भर करती ही नहीं है। अगला दे रखा जिसका शैथिल्य गुणांक निम्न हो। हाँ, जिसके अंदर जो हिस्टैरिसीस कांस्टेंट है, जो ईटा होता है जिसको अपन हिस्टैरिसीस नियतांक बोलते हैं, उसका मान यदि कम हो गया तो क्या हो जाएगा? आपका शैथिल्य हानि का मान भी कम हो जाएगा, क्योंकि WH बराबर क्या होता है? ईटा इंटू Bm की पावर 1/6 F इंटू क्या होता है? V। अब WH है वो ईटा के क्या है? समानुपाती। तो जिसका शैथिल्य गुणांक हिस्टैरिसीस गुणांक का मान कम होगा उसके अंदर हिस्टैरिसीस हानि का मान भी क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चंस का कौन सा आंसर सही रहेगा? आपका सी। डी वाले के अंदर दे रखा है विशाल BH लूप एरिया। देखिए BH वक्र हम पढ़ेंगे, BH वक्र का जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उस पदार्थ के अंदर उतने ही ज्यादा लॉसेस होंगे, उस पदार्थ के अंदर उतने ही ज्यादा हिस्टैरिसीस हानि का मान क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा BH वक्र का क्षेत्रफल उस पदार्थ के अंदर हिस्टैरिसीस हानि का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो डी वाले के अंदर तो क्या होगा? अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो हिस्टैरिसीस हानि का मान क्या होगा? ज्यादा। जबकि हम हिस्टैरिसीस हानि के मान को क्या कर रहे हैं? कम। तो अगर हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? हिस्टैरिसीस गुणांक के मान को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन स्पष्ट करता है कि फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकन बल के पीछे होता है? देखिए फ्लक्स घनत्व यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? बी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से। इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि ये वाला जो टॉप क्वेश्चंस आया है, ये वाला क्वेश्चंस किसके अंदर आया? आपका BH वक्र से संबंधित आया। किससे अंदर? BH वक्र। किससे संबंधित है ये? आपका BH वक्र से। अब BH वक्र के अंदर अपन क्या करते हैं? B का मतलब होता है क्या? B का मतलब होता है क्या? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। B का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और B बराबर क्या होता है? तो B बराबर होता है φ/a। और फाई का मात्रक क्या होता है? वेबर। और ए का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर।
इसका अन्य मात्रक क्या होता है, अन्य नहीं, इसका एसआई मात्रक के अंदर पूछा जाता है टेस्ला, क्या होता है टेस्ला। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, गॉस होता है, क्या होता है गॉस। और एक टेस्ला बराबर क्या होता है, तो एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। एक टेस्ला बराबर क्या होता है आपका 10⁻⁴ क्या होता है 4 गॉस होता है। तो ये B बराबर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला B बराबर π/A होता है। मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एसआई मात्रक होता है टेस्ला, सीजीएस मात्रक होता है गॉस, और एक टेस्ला बराबर क्या होता है 10⁻⁴ गॉस होता है। ऐसे ही H बराबर क्या है आपका, H बराबर है आपका चुंबकन बल। क्या है आपका चुंबकन बल। H बराबर क्या है चुंबकन बल। H का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर होता है NI अपॉन क्या होता है L होता है। क्या होता है H बराबर NI अपॉन क्या होता है L। एक फॉर्मूला और होता है H बराबर क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है H बराबर क्या होता है F बटे क्या होता है M। इससे अगर इसका मात्रक निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू टर्न प्रति क्या हो जाएगा मीटर। इससे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एन का मतलब हो गया टर्न, आई का मतलब एम्पियर, लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर। तो चुंबकन बल का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर इंटू टर्न प्रति क्या हो गया मीटर। अगर इससे इसका मात्रक निकालना चाहे तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन। और m बराबर है ध्रुव सामर्थ्य, चुंबकीय सामर्थ्य, और चुंबकीय सामर्थ्य का मान क्या होता है वेबर। क्या होता है वेबर। तो इसके दूसरे वाले का मात्रक क्या हो गया आपका न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा आपका वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा वेबर। तो चुंबकन बल H बराबर क्या होता है, चुंबकन बल होता है, चुंबकन बल का फॉर्मूला H बराबर NIL होता है, F बटे क्या होता है M होता है। इससे इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू टन प्रति मीटर, या फिर दूसरा मात्रक होता है न्यूटन प्रति क्या होता है वेबर। तो ये जो BH वक्र है आपके चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल, इन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, खींचा जाता है। अभी हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है कि जब किसी भी पदार्थ पर अपन जैसे जैसे चुंबकन बल का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उस पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे अपन चुंबकन बल का मान कम करते हैं तो चुंबकन बल, चुंबकीय क्षेत्र, उसका मान उस अनुपात में कम नहीं होता जिस अनुपात में वो क्या होता बढ़ाता। अब इसमें चुंबकन बल के मान को कम करने पर जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है, उसका मान B का मान क्या रह जाता है, आपके पीछे रह जाता है। तो हमको ये संबंध किससे पता चलता है, हमको इसके बारे में कि जो B है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो चुंबकन बल से पीछे रहता है। ये हमको किससे पता चलता है, BH वक्र, और BH वक्र के अंदर भी क्या हिस्टैरिसीस गुणांक होता है, उससे हमको ये क्या होता है पता चलता है। तो स्पष्ट क्या कह रहा था, कौन स्पष्ट करता है कि फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकन बल के क्या रहता है, आपके पीछे रहता है। तो कौन स्पष्ट करता है, आपका हिस्टैरिसीस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ए वाला क्वेश्चन। सॉरी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, ए वाला क्वेश्चन क्या होगा, इसका आपका क्या होगा सही आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए। क्या होगा, देखिए, कौन सा पदार्थ जिसका BH वक्र में सीधी लाइन आती है, ऐसे कौन से पदार्थ है जिनमें अपन B और H के बीच में जब अपन ग्राफ खींचते हैं तो सीधी लाइन आता है। तो कौन से पदार्थ होते हैं, आपके जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के अंदर क्या करते हैं अपन, जैसे ही उनके अंदर क्या करते हैं B और H के अंदर अपन ग्राफ खींचते हैं तो बिल्कुल क्या आती है आपकी स्ट्रेट लाइन। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, इसके अंदर देखो कास्ट स्टील, सिलिकॉन स्टील और सॉफ्ट आयरन। कास्ट स्टील, सिलिकॉन स्टील और सॉफ्ट आयरन, ये तो क्या है आपके लोह चुंबकीय पदार्थ है। इन पदार्थों का उपयोग तो अपन क्या करते हैं, स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। और जिन पदार्थों का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं उनके BH वक्र का एरिया क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन जो हवा है, ये हवा से अपन क्या कर सकते हैं, इस हवा का उपयोग अपन चुंबकीय बनाने में या चुंबकीय पदार्थ बनाने में इसका उपयोग नहीं करते। तो जो हवा होती है उस हवा का BH वक्र होता है वो क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। तो इस वाले का क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। एक बार हिस्टैरिसीस वक्र को समझ ले, क्या हिस्टैरिसीस वक्र क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी राशियां होती है, कौन कौन सी परिभाषाएं हमसे पूछता है। तो देखिए हिस्टैरिसीस वक्र एक बार मैं आपको बना देता हूँ यहाँ से, जिससे आपकी ये सारी चीजें क्लियर होती रहेगी। देखो BH वक्र की बात कर रहे हैं अपन, इसकी BH वक्र। अब BH वक्र के अंदर B का तो आपको पता चल ही गया, अभी बताया था। B बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और H बराबर होता है चुंबकन बल। तो मैं क्या करता हूं, एक तरफ तो ले लेता हूं चुंबकन बल,
और एक तरफ ले लेता हूं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इधर तो लिया मैंने बी, इधर लिया मैंने माइनस बी। ऊपर अगर प्लस होगा तो क्या होगा माइनस। इधर मैंने लिया एच, इधर लिया मैंने माइनस का, क्या होगा एच। एच बराबर क्या है आपका चुंबकन बल है, क्या है चुंबकन बल। और बी बराबर क्या है आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बी बराबर क्या है आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो क्या होता है किसी भी पदार्थ पर, कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, उस पर क्या करते हैं जैसे जैसे अपन चुंबकन बल का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे इस चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान भी क्या होता जाता है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये देखिए जैसे जैसे मैं इधर चुंबकन बल का मान बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे इस चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। लेकिन एक अवस्था ऐसे आती है जिस अवस्था के बाद में चुंबकन बल का मान बढ़ाने पर इस चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ना क्या हो जाता है आपका बंद हो जाता है। जैसे इस पॉइंट के बाद, कौन से पॉइंट के बाद, इस पॉइंट पर देखिए चुंबकन बल का मान इतना है और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या है आपका ये तो किसका मान है आपका बी। इसको बोलेंगे अपन बी मैक्सिमम, क्या बोलेंगे इसको बी मैक्सिमम। तो इतने चुंबकन बल पर इस चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान यहां पर पहुंच गया। लेकिन अब जैसे ही मैं चुंबकन बल का मान बढ़ाऊंगा तो इस चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ना यहां से क्या हो जाता है बंद हो जाता है। मतलब ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कैसे हो जाता है सीधी रेखा में आ जाने। अब देखिए एच का मैंने इतना बढ़ाया लेकिन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान वही का वही रह गया। तो जिस पॉइंट पर जाकर किसी भी पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ना बंद हो जाता है उस बिंदु को बोलते हैं अपन चुंबकीय संतृप्त अवस्था। क्या बोलते हैं उसको चुंबकीय संतृप्त अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो मैग्नेटिक सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ जब किसी भी पदार्थ पर अपन चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाते जाते हैं तो उसमें क्या होता है चुंबकन बल का मान भी, और जिस पदार्थ पर चुंबकन बल का मान बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता जाता है बढ़ता जाता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर इस चुंबकन बल का मान बढ़ाने पर इस चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ना बंद हो जाता है। उस पॉइंट को ही हम कहते हैं चुंबकीय संतृप्त अवस्था। क्या कहते हैं चुंबकीय संतृप्त अवस्था। अब क्या होता है जैसे ही मैं चुंबकन बल के मान को कम करूंगा तो बी का मान जिस अनुपात में बढ़ा था ना अब उस अनुपात में कम नहीं होता। इधर से नहीं ऊपर से कम करें तो बी का मान क्या होता है जैसे जैसे चुंबकन बल के मान को मैंने कम किया तो बी का अनुपात जिस अनुपात में बढ़ा था उस अनुपात में कम नहीं होता है। बी का मान है उससे कम अनुपात में कम होता है। अब इस पॉइंट पर आने पर एच का मान क्या हो गया जीरो। लेकिन यहां पर अभी भी बी का मान जीरो नहीं हुआ है। बी का अभी भी इसके अंदर क्या है शेष बचा हुआ है। तो जो चुंबकीय गुण इसके अंदर शेष बच जाता है कब बचता है जब चुंबकन बल के मान को जीरो करने के बाद भी इसके अंदर जो चुंबकीय गुण शेष रह जाता है उसको अपन बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या बोलते हैं उसको अवशिष्ट चुंबकत्व। और ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व कितना बचेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है उस पदार्थ की धारणा शक्ति पर। किसके ऊपर उस पदार्थ की धारणा शक्ति यानी कि रिटेंटिविटी पर। धारणा शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो ये अवशिष्ट चुंबकत्व कितना बचेगा जब चुंबकन बल के मान को जीरो करने पर भी अवशिष्ट चुंबकत्व कितना बचेगा उसको अपन कहेंगे धारणा शक्ति। अब क्या करना है हमको इस अवशिष्ट चुंबकत्व के मान को वापस कहां लाना है जीरो पर। तो इसके मान को जीरो पर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये जो चुंबकन बल पहले लगाया था उसकी विपरीत दिशा में क्या लगाना पड़ेगा बल, यानी कि चुंबकन बल को माइनस की दिशा में क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। तो जब इसको अपन माइनस में बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पर आने के बाद इस चुंबकन बल का मान क्या हो जाता है आपका जीरो हो जाता है। तो मेरे को इतना यहां से लेकर यहां तक ये माइनस में एच मेरे को क्या लगाना पड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़े एक्स्ट्रा क्यों लगाना पड़ा एक्स्ट्रा हमको क्यों लगाना पड़ा क्योंकि इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व बच गया था। उस अवशिष्ट चुंबकत्व के मान को वापस जीरो करने के लिए हमको यहां पर एक्स्ट्रा चुंबकन बल लगाना पड़ा। ये जो एक्स्ट्रा चुंबकन बल लगाते हैं क्या ये जो
एक्स्ट्रा चुंबकन बल लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं निग्रहिता। क्या बोलते हैं इसको? निग्रहिता, यानी कि कोरेसिटिव। क्या? कोरेसिटिविटी, CORE, कोरेसिटिविटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? निग्रहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निग्रहिता, COER आता है। ठीक है, तो निग्रहिता क्या हुआ? अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए हमको विपरीत दिशा में, चुंबकन बल के विपरीत दिशा में हमको जो बल लगाना पड़ा है वही क्या कहलाती है? निग्रहिता। अब जैसे जैसे इसमें विपरीत दिशा में चुंबकन बल का मान बढ़ाए जाएंगे, वैसे वैसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान भी बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट पर आने के बाद इस चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान वापस क्या हो जाएगा? आपका चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगा, और फिर वापस घटाएंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या मिल जाता है? हमको ग्राफ प्राप्त हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? BH वक्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आपका BH वक्र। अब BH वक्र से क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं? देखिए, BH वक्र सबसे पहले किन किन के बीच में खींचा जाता है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल के बीच में खींचा जाता है। चुंबकीय संतृप्त अवस्था क्या होती है? तो वह अवस्था जिस पर चुंबकन बल का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ना बंद हो जाता है, चुंबकीय संतृप्त अवस्था। निग्रहिता या कोरेसिटिविटी क्या होती है? तो जो निग्रहिता क्या होती है? अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए जो विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ा है वही क्या होती है? निग्रहिता। अवशिष्ट चुंबकत्व का क्या होता है? तो चुंबकन बल का मान 0 करने के बाद भी इस पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय गुण शेष रह जाता है वो क्या कहलाता है? आपका अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। अब ये जो BH वक्र का जो क्षेत्रफल है, क्या? BH वक्र का क्षेत्रफल, BH वक्र का क्षेत्रफल समानुपाती होता है क्या? हिस्टैरिसीस हानि के। किसके होता है? हिस्टैरिसीस हानि के। यानी कि BH वक्र का जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, हिस्टैरिसीस हानि का मान उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, BH वक्र का मान जितना, BH वक्र का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, उसके अवशिष्ट चुंबकत्व का मान भी उतना ही ज्यादा होगा, और जिसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व का मान ज्यादा होगा उनका प्रयोग करेंगे हम स्थायी चुंबक बनाने में। तो स्थायी चुंबक बनाने वाले पदार्थों के अंदर BH वक्र का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? ज्यादा। अस्थायी चुंबक बनाने वाले पदार्थों के अंदर BH वक्र का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? कम, ताकि उनके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व क्या बचे? आपका कम शेष बचे। तो इसके अंदर दिया है कौन सा पदार्थ जिसका BH वक्र सीधी लाइन में आता है? तो BH वक्र किसका सीधी लाइन में आता है? हवा का। तो इस वाले क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? हवा। अब देखिए, BH वक्र से संबंधित अगला कोई क्वेश्चन हो। देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री में धारणा शक्ति और निग्रहिता होनी चाहिए। भाई स्थायी चुंबक बनाना चाहते हैं तो धारणा शक्ति, मैंने क्या बोला? अवशिष्ट चुंबकत्व को ग्रहण करने का गुण ही क्या कहलाती है? धारणा शक्ति। अगर हम स्थायी चुंबक बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व का मान क्या होना चाहिए? ज्यादा। अवशिष्ट चुंबकत्व कब ज्यादा होगा? जब उसकी धारणा शक्ति क्या होगी? ज्यादा। और जब अवशिष्ट चुंबकत्व ज्यादा होगा तो उसको समाप्त करने के लिए हमको उसकी विपरीत दिशा में जो बल लगाना पड़ा है, निग्रहिता, उस बल का मान भी क्या होगा? ज्यादा। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए धारणा शक्ति यानी कि रिटेंटिविटी और निग्रहिता यानी कि कोरेसिटिविटी दोनों का मान क्या होना चाहिए? आपका उच्च होना चाहिए। जब दोनों का मान उच्च होगा तभी जाके क्या बनेगा? आपका स्थायी चुंबक बनेगा। तो इस वाले क्वेश्चंस का आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए। कौन सा हो जाएगा? आपका ए। यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व या धारणा शक्ति और निग्रहिता दोनों का मान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, तभी उस पदार्थ से अपन क्या बना सकते हैं? स्थायी चुंबक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है तांबा, चांदी, हीरा, विस्मित एवं जल, ये किसके उदाहरण है? तो हमने पढ़ा था तांबा, चांदी, ये सब होते हैं आपके कौन से? प्रति चुंबकीय पदार्थ के, यानी कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल के क्या होते हैं? आपके ये उदाहरण होते हैं। तो कौन से पदार्थ के उदाहरण है ये? डाईमैग्नेटिक मटेरियल के क्या है? उदाहरण। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनको नोट करवा दिया था। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय परिपथ के ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? क्या? जैसे हम वैद्युतिक परिपथों के अंदर ओम का नियम पढ़ते हैं, वैसे ही चुंबकीय परिपथों में ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? बताइए। जैसे वैद्युतिक परिपथों में ओम का नियम पढ़ते हैं, वैद्युतिक परिपथों में ओम का नियम क्या होता है? V बराबर क्या होता है? I इंटू क्या होता है? R। अगर इससे मैं R का मान निकालना चाहूं तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे क्या होता है? I। R बराबर क्या होता है? V बटे I। ये तो किसका है? आपका
वैद्युतिक परिपथों के अंदर ओम का नियम है। अब हमको निकालना है चुंबकीय परिपथ। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है, वैद्युतिक परिपथों के अंदर जो विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय वाहक बल के क्या होता है, समान होता है। तो वोल्टेज की जगह मैं क्या लिख दूंगा, चुंबकीय वाहक बल यानी कि एमएमएफ। वोल्टेज की जगह क्या लिख दूंगा, चुंबकीय वाहक बल, क्योंकि चुंबकीय वाहक बल वैद्युतिक परिपथों के विद्युत वाहक बल के क्या होता है, समान। विद्युत धारा, वैद्युतिक परिपथों के अंदर जो विद्युत धारा होती है वो चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्या आ जाएगा, फ्लक्स। क्या आ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। और जो वैद्युतिक परिपथों के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो चुंबकीय परिपथों में रिलक्टेंस के बराबर होता है। किसके समान होता है, रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस को अपन किससे लिखते हैं, एस से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिलक्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, रिलक्टेंस बराबर क्या हो गया आपका, एम एम एफ चुंबकीय वाहक बल बटे क्या हो जाएगा, फ्लक्स। क्या हो जाएगा, फ्लक्स। अगर यहां से, अब आपको यहां से यदि फ्लक्स का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, फ्लक्स का। देखिए ऑप्शन किसके रूप में दे रखे हैं आपको, फ्लक्स के रूप में। तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस कहां आ जाएगा, नीचे। तो अगर इनको वज्र गुणा करेंगे तो फ्लक्स की जगह यहां तो क्या आ जाएगा आपका, रिलक्टेंस आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, फ्लक्स आ जाएगा। क्योंकि अगर ओम के नियम से मैं विद्युत धारा का मान निकालना चाहूं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे क्या हो जाएगा, आर। आई का मतलब है फ्लक्स, वी का मतलब है एमएमएफ, प्रतिरोध का मतलब है रिलक्टेंस। ये वैद्युतिक परिपथ के हैं, ये सब किसके हैं, चुंबकीय परिपथ। तो चुंबकीय परिपथ में ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, तो ओम के नियम के अनुसार फ्लक्स बराबर क्या होगा आपका, एमएमएफ बटे क्या होगा, रिलक्टेंस। फ्लक्स बराबर क्या होगा, एमएमएफ बटे रिलक्टेंस। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्यूरी तापमान से ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ कैसे व्यवहार करते हैं। देखिए लोह चुंबकीय पदार्थों का क्यूरी तापमान क्या होता है, सबसे पहले तो क्यूरी तापमान मैंने लास्ट के वीडियो के अंदर बताया था, वह तापमान होता है जिससे ज्यादा उस चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर उस चुंबकीय पदार्थ के अंदर सारे के सारे चुंबकीय गुण क्या हो जाते हैं, आपके समाप्त हो जाते हैं। जिस तापमान पर किसी चुंबकीय पदार्थ के सारे चुंबकीय गुण समाप्त हो जाए वही क्या कहलाता है, क्यूरी तापमान। अब क्यूरी तापमान तक अगर मैं लोह चुंबकीय पदार्थ को क्या करूं, गर्म करूं, तो वो लोह चुंबकीय पदार्थ है वो बन जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। यानी कि उसके अंदर जो गुण थे, जो स्थायी चुंबक बनाने के गुण थे, वो स्थायी चुंबक बनाने के गुण समाप्त हो जाते हैं। अब वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ना होके अब बन जाता है वो क्या, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या बन जाता है आपका, पैरा। तो क्यूरी तापमान से ऊपर तापमान पर जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। तो हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। बीच में बीएच वक्र से संबंधित क्वेश्चन आ गए थे ना। स्थायी चुंबक बने होते हैं, बताइए स्थायी चुंबक कौन से पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो स्थायी चुंबक आपके बनाए जाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ के। किसके बनाए जाते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, आपका सही होगा। क्योंकि लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर कौन आता है, निकिल होता है, कोबाल्ट आता है, और निकिल, कोबाल्ट और लोहा इनकी मिश्रित धातुओं से अपन क्या बनते हैं, स्थायी चुंबकों का निर्माण किया जाता है। अगला देखिए, स्थायी चुंबक बने होते हैं, ये हो गया लोह चुंबकीय पदार्थ से बने होते हैं ये। अगला वाला देखिए, हिस्टैरिसीस चुंबकीय परिपथ में ऐसी कौन सी परिघटना है जिसके द्वारा H है वो B से पश्चगामी रह जाता है। क्या हिस्टैरिसीस चुंबकीय परिपथों के अंदर क्या होता है, तो हिस्टैरिसीस चुंबकीय परिपथों के अंदर क्या हो रहा था, ये जो B है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो H से यानी कि चुंबकन बल से कहां रह जाता है, आपका पीछे। क्योंकि देखिए अपन ने जैसे जैसे चुंबकन बल का मान कम किया H का मान यहां पर आकर तो 0 हो गया, लेकिन अभी भी यहां पर B का मान आकर 0 नहीं रहा है। इसके अंदर थोड़ा बहुत B क्या रह गया, आपका शेष रह गया। तो B कहां रहता है, इसके अंदर पीछे रहता है, और H कहां होता है, आपके आगे रहता है। तो B H से क्या रह जाता है, आपका पश्चगामी रह जाता है। तो B H से पश्चगामी रह जाता है। कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, आपकी B वाले में। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका B। तो हिस्टैरिसीस वक्र के अंदर जो B है यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वो H यानी कि चुंबकन बल से कहां रह जाता है, आपका पीछे रह जाता है। अगला देखिए, हिस्टैरिसीस पास का क्षेत्रफल क्या निरूपित करता है। तो मैंने लिखा हिस्टैरिसीस वक्र यानी कि बीएच वक्र का जो क्षेत्रफल है वो हिस्टैरिसीस हानि के क्या होता है, समानुपाती।
तो BH वक्र के क्षेत्रफल से हमें हिस्टैरिसीस हानि का मान पता चलता है। किसका मान पता चलता है? हिस्टैरिसीस हानि का। तो BH वक्र की सहायता से हमें किसका मान पता चलता है? हिस्टैरिसीस हानि का मान पता चलता है। हिस्टैरिसीस हानि का आपको फॉर्मूला पता है, तो हिस्टैरिसीस हानि WH बराबर होता है ईटा इंटू BM की पावर क्या? BM की पावर 1/6 इंटू F इंटू क्या होता है? V होता है। ये जो हिस्टैरिसीस हानि है उसका मान फ्रीक्वेंसी आवर्ती के क्या होता है? आपका समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? आवर्ती के। हिस्टैरिसीस हानि WH है, इसका मान चुंबकीय फ्लक्स घनत्व Bm के भी क्या होता है? आपका समानुपाती। और हिस्टैरिसीस गुणांक के भी क्या होता है? आपका ये समानुपाती होता है। तो हिस्टैरिसीस पास के क्षेत्रफल से हमें हिस्टैरिसीस हानि के मान का पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेराइट क्या है? फेराइट क्या है? आपका एक चुंबकीय पदार्थ है। फेराइट का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? तो देखिए, फेराइट का प्रयोग करते हैं हम ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में। वैसे तो ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती है सिलिकॉन स्टील से। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि सिलिकॉन स्टील का हिस्टैरिसीस गुणांक का मान क्या होता है? कम। लेकिन ये फेराइट है, इसके भी हिस्टैरिसीस गुणांक का मान सिलिकॉन की तुलना में भी क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अब जब हिस्टैरिसीस गुणांक का मान कम होगा तो उसके अंदर हिस्टैरिसीस हानियों का मान क्या होगा? कम। तो उच्च आवृत्ति पर क्या? अधिक आवृत्ति पर हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसको किसकी बनाया जाता है? फेराइट की। तो फेराइट क्या है? आपका एक चुंबकीय पदार्थ है। फेराइट क्या होता है? आपका एक चुंबकीय पदार्थ होता है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है आपका क्या? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसमें करते हैं? हम देखते हैं, फ्लेमिंग का होता है एक तो दाएं हाथ का नियम होता है, एक होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं हम जनरेटर के अंदर। जनरेटर के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। जबकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसका हम प्रयोग करते हैं किसके अंदर? वैद्युतिक मोटर के अंदर। और वैद्युतिक मोटर के अंदर क्या होता है? चालक की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। तो देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं किसके अंदर? अपन मोटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ए वाला। जनरेटर के अंदर क्या होता है? तो जनरेटर के अंदर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है? ट्रांसफार्मर के अंदर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या होता है? नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हमारी तीन चीजें काम में आती है। एक आती है आपका कौन सा? अंगूठा। एक क्या होता है? आपका अंगूठा। एक होती है आपकी प्रथम अंगुली, एक होती है आपकी कौन सी? द्वितीय अंगुली। कौन सी होती है? द्वितीय अंगुली। द्वितीय अंगुली को हम बोलते हैं मध्यमा, प्रथम अंगुली को हम बोलते हैं प्रथम अंगुली। प्रथम अंगुली को बोलते हैं हम तर्जनी। क्या बोलते हैं? तर्जनी। और जो अंगूठा तो अंगूठा ही रहेगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या करते हैं? पर अंगूठा, प्रथम अंगुली और द्वितीय अंगुली, उसको कुछ इस प्रकार से फैलाते हैं कि तीनों 90 डिग्री के कोण पर रहे। अगर प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, प्रथम अंगुली किसकी दिशा में रहेगी? तो प्रथम अंगुली रहेगी आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। प्रथम अंगुली किस दिशा में रहेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। द्वितीय अंगुली क्या रहेगी? विद्युत धारा प्रवाह की दिशा, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा। तो अंगूठा आपका क्या होगा? अंगूठा आपके चालक की गति की दिशा बताएगा। क्या? चालक की गति की दिशा को कौन बताता है? आपका अंगूठा बताता है। तो अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, प्रथम अंगुली, द्वितीय अंगुली को इस प्रकार फैलाया जाए कि प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्य वाली अंगुली है विद्युत धारा की दिशा में, तो जो आपका अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को या फिर मोटर के आर्मेचर की घूर्णन की दिशा को क्या करता है? आपका प्रदर्शित करता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग कहां करते हैं? अपन मोटर के अंदर। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अंदर भी ये वाली राशियां तो समान रहने वाली है। अंगूठा वही हमको चालक की गति की दिशा बताएगा, प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बताएगी, द्वितीय अंगुली किसकी दिशा में रहेगी? विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में। तो चाहे आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम हो चाहे बाएं हाथ का नियम हो, अंगूठा हमेशा चालक की गति की दिशा को ही बताएगा। प्रथम अंगुली यानी तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। द्वितीय अंगुली या मध्यमा हमेशा
चालक के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाह की दिशा को ही क्या करती है, बताती है। दोनों ही नियमों के अंदर ये तीनों राशियों का मान अलग अलग समान होता है, लेकिन मोटर के अंदर तो क्या होता है, ये दोनों मान हमको पहले से पता होता है और इसका मान हमको क्या होता है, ज्ञात करना होता है। जबकि जनरेटर के अंदर क्या होता है, जनरेटर के अंदर हमको ये दोनों तो पता होते हैं, जनरेटर के अंदर ये दोनों पता होते हैं और इसका मान हमको क्या होता है, ज्ञात करना होता है कि जनरेटर के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है उस विद्युत वाहक बल की दिशा किस दिशा में होगी, और वो विद्युत वाहक बल की दिशा हमको कौन सी अंगुली बताएगी, आपकी मध्यमा अंगुली। तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉर्क का स्क्रू नियम क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए हम देख रहे हैं अभी चुंबक, क्या पढ़ रहे हैं, चुंबक, और चुंबक के अंदर क्या होता है, जब किसी भी चुंबकीय पदार्थ के अंदर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चुंबकीय पदार्थ के अंदर क्या पैदा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो देखिए ये कोई चालक पदार्थ है, क्या ये क्या है, चालक पदार्थ। इस चालक पदार्थ के अंदर मैं मान लेता हूं कि जो विद्युत धारा है वो नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, नीचे की। अब मेरे को यह निकालना है कि इस चालक पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस चालक पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, इस चालक पदार्थ के चारों तरफ क्या पैदा होगा, संकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। ये सीधा धारावाही चालक, कौन सा है ये, सीधा धारावाही चालक। तो सीधे धारावाही चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम कॉर्क के स्क्रू नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। तो कॉर्क के स्क्रू नियम के अंदर मैंने बताया ये चालक पदार्थ है और इस चालक पदार्थ के अंदर जो विद्युत धारा है वो कैसे जा रही है, आपके नीचे की तरफ जा रही है, या फिर मैं मान सकता हूं कि विद्युत धारा बोर्ड के अंदर की तरफ। अब आपको एक स्क्रू लेना है, क्या लिया आपने, स्क्रू। स्क्रू की ये जो नोक है इसको अपन को क्या करना है, विद्युत धारा की दिशा में रखना है। स्क्रू की नोक को कैसे रखना है, विद्युत धारा की दिशा में। फिर स्क्रू को इस प्रकार घुमाना है कि ये स्क्रू विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ता जाए, यानी कि स्क्रू क्या होता जाए, आपका अंदर जाता जाए। तो देखिए स्क्रू, मान लेते हैं विद्युत धारा इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है। विद्युत धारा कैसे जा रही है, इस बोर्ड के अंदर की तरफ। ये स्क्रू की नोक है, तो मैंने स्क्रू को पीछे से पकड़ा, स्क्रू की नोक को विद्युत धारा की दिशा में रखा। अब मैं स्क्रू को घुमा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। कैसे घुमाऊंगा तब ये अंदर की तरफ जाएगा, तो जब मैं इसको घड़ी की दिशा में घुमाऊंगा। कैसे घुमाऊंगा, घड़ी की दिशा में जब मैं इसको घुमाऊंगा तो स्क्रू क्या हो जाएगा, बोर्ड के अंदर चल जाएगा, दीवार के अंदर चल जाएगा। आप एक स्क्रू लेना, उसको दीवार के अंदर गिट्टी लगाई, गिट्टी लगाने के बाद स्क्रू को अपन कसते हैं, तो उसको कैसे घुमाने पर वो अंदर की तरफ जाता है, तो उसको अपन घड़ी की दिशा में जब अपन घुमाते हैं उस दिशा में जाता है। तो जिस दिशा में स्क्रू को घुमाने पर वो धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो दिशा ही क्या हो जाएगी, आपकी चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी, दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हम कॉर्क स्क्रू नियम का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो पहला क्या दे रखा है इसके अंदर, कॉर्क स्क्रू नियम क्या प्रदर्शित करता है, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व को, इसको भी नहीं पता था। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, बिल्कुल। इसके अंदर ये जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, इन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। देखिए सारे जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये सब आपके प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए, और कौन से एग्जाम्स के अंदर आए हुए सारे उन क्वेश्चनों के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, खालिस्तान की पहचान एंड रूल के द्वारा की जाती है। क्या होता है, एक सिरे का नियम होता है। क्या होता है, सिरे का नाम। ये तो किसका नियम था, आपका कॉर्क का स्क्रू नियम। एक होता है आपका सिरे का नियम। सिरे का नियम काम में लेते हैं किसी भी सोलेनाइड या फिर किसी भी कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए। तो अगर ये कुंडली है, ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस कुंडली का कोई सा भी एक टर्न मैं यहां से निकाल लूंगा। अब यहां से मान लेते हैं यहां से धारा इसके अंदर प्रवेश कर रही है, इस वाले टर्न के अंदर धारा की दिशा ये होगी, इस वाले टर्न के अंदर धारा की दिशा ये होगी, और इधर से निकलते हुए धारा इधर से क्या हो जाएगी, आपकी बाहर निकल जाएगी। तो प्रत्येक टर्न के अंदर धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी या नहीं होगी। तो सिरे के नियम में क्या करते हैं अपन, किसी भी सोलेनाइड या कुंडली का कोई सा भी एक सिरा अपन यहाँ पे ले लेते हैं। तो जैसे मैंने ये वाला सिरा लिया है, ठीक है, इस वाले सिरे के अंदर हम देखेंगे इधर से धारा प्रवाहित कर रही है, इधर से धारा प्रवेश कर रही है। तो इस वाले सिरे के अंदर जो विद्युत धारा है वो किस दिशा में बह रही है, तो विद्युत धारा घड़ी की दिशा में बह रही है, क्लॉकवाइज बह रही है। विद्युत धारा किसकी दिशा में बह रही है, घड़ी की दिशा।
तो अगर किसी भी कॉइल्स है, उस कॉइल्स का कोई टर्न है और उस टर्न्स के अंदर विद्युत धारा घड़ी की दिशा में बह रही है, तो वो वाला जो सिरा होगा जिसमें विद्युत धारा धारा की दिशा में, वो घड़ी की दिशा में बहेगी। देखिए विद्युत धारा ऐसे ही तो बह रही है नीचे की तरफ, यहां से विद्युत धारा कैसे जा रही है ऊपर की तरफ, तो ये वाला कौन सा पोल बन जाएगा आपका साउथ पोल। कौन सा बनेगा साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव होगा। कौन सा ध्रुव बनेगा ये आपका दक्षिणी ध्रुव होगा। तो दक्षिणी ध्रुव कब बनेगा, जब किसी भी सोलेनोइड के अंदर से अपन को क्या होगा विद्युत धारा की दिशा का पता चलेगा। फिर अगर इसके अंदर धारा की दिशा विपरीत कर देता, अब मैं मान लेता इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है ये वाली, ये विद्युत धारा अब इस सिरे से प्रवाहित हो रही है। किस सिरे से, इस सिरे से। तो विद्युत धारा की दिशा अब यहां पर क्या हो जाएगी चेंज, अब विद्युत धारा यहां पर ऐसे आएगी और यहां से ऐसे आएगी। तो हमको पता चला कि कॉइल का ये वाला सिरा हमने प्लस से जोड़ा है, ये सिरा किससे जोड़ा है माइनस से। तो अब इस वाले टर्न्स को जब मैं लूंगा तो इस वाले टर्न्स के अंदर जो धारा की दिशा है वो क्या है घड़ी की विपरीत दिशा है। कैसे है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो जो आपका एन बनता है वो कुछ इस प्रकार से ही तो बनता है एन। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर विद्युत धारा की दिशा कैसे होगी घड़ी की विपरीत दिशा में हो गई। तो ये वाला सिरा है वो कौन सा बनेगा आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, मतलब दक्षिणी ध्रुव होगा। तो सिरे के नियम से हम किसी भी कुंडली के उनके ध्रुवों के बारे में पता लगाते हैं कि कोई कुंडली का उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कौन सा होगा। तो ऑप्शन क्या है, सिरे के नियम यानी कि एंड रूल का प्रयोग किसमें करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए नहीं, चुंबकीय सर्किट में नहीं, चुंबकीय फ्लक्स में नहीं, चुंबकीय ध्रुव में। तो चुंबकीय ध्रुव का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं सिरे के नियम का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका डी वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव इनके उत्पाद का कारण का विरोध करती, यह नियम किसने खोजा था। क्या कि प्रेरित विद्युत धारा इसके पैदा होने वाले कारण का विरोध करती है। क्या प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा इसके पैदा होने वाले कारण का विरोध करती है। किसका नियम है, तो यह होता है आपका लेंज का नियम। क्या होता है आपका लेंज का नियम। लेंज का नियम यही तो कहता है कि किसी भी चालक पदार्थ को जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उस चालक पदार्थ के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उस विद्युत वाहक बल के कारण उस चालक पदार्थ के अंदर जो प्रेरित विद्युत धारा बहती है उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वो उसके पैदा होने वाले कारण का क्या करती है विरोध करती है। तो ये किसका नियम हो जाएगा आपका लेंज का नियम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, बी वाला ऑप्शन। अगला वाला क्वेश्चन देख लो, कुंडली में प्रेरित ईएमएफ अभिवाह यानी कि फ्लक्स, अभिवाह को क्या बोलते हैं अपन फ्लक्स, फ्लक्स का दूसरा नाम क्या है अभिवाह। तो ये याद रखना, फ्लक्स को किसके नाम से भी जानते हैं अपन, अभिवाह के नाम से भी जानते हैं। तो आपके एग्जाम्स के अंदर फ्लक्स न देखे वहां पर अभिवाह वर्ड भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया। तो कुंडली में प्रेरित ईएमएफ अभिवाह के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये किसका नियम है, तो हम पढ़ते हैं फैराडे के, क्या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या कहता है कि जब किसी भी चालक पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाया जाता है तो उस चालक पदार्थ से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होता है परिवर्तन। तो उस चालक पदार्थ के अंदर क्या हो जाता है एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। अब उस चालक पदार्थ में जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है समानुपाती, यानी कि फ्लक्स में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उस चालक पदार्थ में विद्युत वाहक बल भी उतना ही ज्यादा पैदा होगा। तो ये किसका नियम है आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा चुंबकीय पदार्थों के बारे में कि चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा बीएच वक्र के बारे में कि बीएच वक्र है वो किस प्रकार से खींचा जाता है, किन किन राशियां उसके अंदर प्रयोग की जाती है। फिर हमने पढ़ा चुंबक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो नियम्स के बारे में कि आपका कॉर्क स्क्रू नियम क्या होता है, लेंज का नियम क्या होता है, सिरे का नियम क्या होता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है। एक नियम और आता है इसके अंदर हेलिक्स का नियम। क्या आता है हेलिक्स या फिर दाएं हाथ की हथेली का नियम। हेलिक्स या दाएं हाथ की हथेली का नियम का प्रयोग करते हैं अपन किसी भी कुंडली के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है तो उस कुंडली के सिरों की पहचान करने के लिए कि उस कुंडली का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कैसे होगा।
तो हेलिक्स का नियम क्या होता है मैं थोड़ा बता दूं। हेलिक्स का नियम यह है कि कोई भी, ये मान लेते हैं कोई कुंडली है, ये क्या है आपकी एक कुंडली, इस कुंडली के अंदर मैं मान लेता हूं इस दिशा में क्या प्रवाहित हो रही है धारा। तो इस कुंडली को मेरे को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ना है कि मेरी ये जो उंगलियां है ना इस विद्युत धारा की दिशा में रहनी चाहिए। मान लेते कोई कुंडली के अंदर विद्युत धारा ऐसे बह रही है, तो मैं उसको ऐसे पकड़ूंगा, तब जाके मेरी उंगलियां क्या रहेगी, विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा भी ऊपर से नीचे, उंगलियां भी। अब मेरा अंगूठा जिस दिशा में होगा वो अंगूठा उस कॉइल के उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। यही क्या होता है आपका हेलिक्स का नियम। तो हेलिक्स का नियम या दाएं हथेली के नियम की सहायता से किसी भी कॉइल के सिरों की पहचान की जाती है या किसी भी कॉइल के ध्रुव की पहचान की जाती है कि इसके अंदर कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह काम करेगा और कौन सा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करेगा। तो अंगूठा किसकी दिशा को बताता है, याद रखना उत्तरी ध्रुव की दिशा को बताता है। अंगुलियां किसकी दिशा में होती है, तो सोलेनाइड या कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा में। तो अंगुलियों को तो धारा की दिशा में रखेंगे, तो अंगूठा किसको बताएगा, उत्तरी ध्रुव को बताता है। तो आपके ये जो 3 टॉपिक्स है चुंबक से रिलेटेड, उनके क्वेश्चंस हमने देखे। आगे के जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।